इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है कि हम कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जान लें, एकदम डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, जिसमें हम 16 तरह के इनपुट डिवाइसेस कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कीबोर्ड से। सुना है ना इसके बारे में आपने, देखा भी होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को अपने कमांड समझाते हैं। देखिए, एक कीबोर्ड का काम होता है नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में डालना। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे आप अपने फोन के साथ करते हैं। फोन में मैसेजेस टाइप करने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपने फोन का कीबोर्ड ऑन करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर पर टेक्स्ट या नंबर्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फोन का कीबोर्ड बस टेक्स्ट या नंबर्स को टाइप करने के लिए बना है, वो और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता। वैसे ही कंप्यूटर कीबोर्ड फोन के कीबोर्ड से थोड़ा अलग है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कई ऐसे कीज होते हैं जो कंप्यूटर को किसी भी तरह का कमांड दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कीबोर्ड में कौन से कीज होते हैं और आप किन कीज को किन फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो कुछ नंबर कीज होती हैं जो आपको अलाउ करते हैं स्क्रीन पर किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ आप देखेंगे अल्फाबेटिकल कीज होते हैं जिससे आप जो है अल्फाबेट्स टाइप करते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन कीज भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्रोल और ऑल्ट की बात करें तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। ये बाकी कीज के साथ मिलकर कंप्यूटर में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोल और ऑल्ट हमारे कॉम्बिनेशन कीज हो गए। उसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्स लॉक का बटन दिख रहा होगा, फिर एक नंबर लॉक का बटन है, उसके बाद एक स्क्रॉल लॉक का बटन है। ये बटन को कहते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या करते हैं, आपके कोई भी फीचर को ऑन या ऑफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में जब आपको लाइट ऑफ करनी होती है तो आप बटन को ऑफ करते हैं, और जब लाइट ऑन करनी होती है तो आप बटन को ऑन करते हैं। वैसे ही कीबोर्ड में अगर आपको कैप्स लॉक ऑन करना है, यानी कि अगर आपको जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसे कैपिटल फॉर्म में करना है तो उसके लिए आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, और अगर आपको कैप्स लॉक को टर्न ऑफ करना है तो आप जब इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ हो जाता है। इसी के साथ नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक भी एक तरह का टॉगल की है, जिसमें हम नंबर को लॉक करने के लिए, यानी कि नंबर कीज को लॉक करने के लिए और नंबर कीज को वापस ऑन करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ आइए मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताती हूँ जो आपको अक्सर यूज में आएंगे। सबसे पहले अगर आपको अपने स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट है या जो भी डेटा है उन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए या तो आप माउस का सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस को ले जाकर आप ड्रैग करेंगे तो आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस जाके प्रेस करेंगे Ctrl+A, और जैसे ही आप Ctrl+A प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो भी डेटा था वो एक साथ सिलेक्ट हो गया है। इसी के साथ मान लीजिए अगर आपको कोई टेक्स्ट, कोई एक लाइन या पैराग्राफ को कॉपी करना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए हमें इस पैराग्राफ को कॉपी करना है। अब इस पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हम या तो राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर सकते हैं या तो हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं Ctrl+C। जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करते हैं जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है, और जब आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से Ctrl+V दबाकर उस टेक्स्ट को वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कुछ शॉर्टकट कीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से अपने काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सहूलियत के लिए। और फिर इसके बाद अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इमेज को या किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए भी एक शॉर्टकट की है। आप Ctrl+S दबाकर उस फाइल को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो आपको बड़ी सी जो की नजर आ रही है, लंबी सी हॉरिजॉन्टल सी, इसे कहते हैं स्पेस बार। स्पेस बार से आप दो शब्दों के बीच में स्पेस रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही हूँ और मुझे ये दो शब्दों के बीच में स्पेस रखना है
स्पेस बार का इस्तेमाल करके मैं 2 शब्दों के बीच में स्पेस रख सकती हूँ। और आप जब कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको दूसरी लाइन में जाना है, तो दूसरी लाइन में जाने के लिए आप डायरेक्टली एंटर की दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच रहे हैं। उसी के साथ अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं टेक्स्ट के मामले में, तो आप बैक स्पेस दबाकर उस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट बटन होगा, इसका इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं। और कीबोर्ड पे और हमें मिलते हैं एरो कीज़। एरो कीज से आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप जो है अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। ये कीज तब इस्तेमाल किए जाते हैं तब जब समझ लीजिए कि आप माउस यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो स्क्रीन पे नेविगेट करने के लिए आप इन एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको कई सारे सिंबल्स मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये हैशटैग का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज एंड स्टार और अलग अलग ब्रैकेट्स और मैथमेटिकल सिंबल्स भी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए। इसी के साथ हमने देखा कि कीबोर्ड में आपको कैसे कैसे कीज़ मिलते हैं और किन कीज़ का इस्तेमाल करके आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगली टाइप का इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज होता है कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्सर क्या होता है। अब इसे इस तरीके से समझिए कि आपको अपने स्मार्टफोन पर फोटोज की कोई फाइल ओपन करनी है या फिर कोई टास्क करना है, तो आप कैसे करते हैं, आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं और जहां पर आपको कोई फाइल खोलनी हो उस पर आप टैप करते हैं, जिससे वो ओपन हो जाता है। क्योंकि हमारे फोन ज्यादातर टच स्क्रीन होते हैं। आज लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी आ गई है, पर आमतौर पर सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स टच स्क्रीन नहीं होते हैं। तब काम आता है ये कर्सर। कर्सर एक छोटा इंडिकेटर होता है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता है। जैसे जैसे आप माउस को हिलाते हैं या मूव करते हैं, वैसे वैसे कर्सर भी वहाँ मूव करता रहता है। जब आप स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस से क्लिक करते हैं, जैसे कोई फाइल या लिंक, तो कर्सर उस जगह पर पहुंचकर उस आइटम को सिलेक्ट करता है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पर कुछ भी क्लिक कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। तो चलिए इन सब डिवाइसेस को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले माउस। माउस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर का सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि हम कंप्यूटर को इसी के जरिए कंट्रोल करते हैं। माउस को एक ही हाथ से कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करो, पहले के जमाने में माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल हुआ करता था। उस बॉल के अंदर के रोलर्स गति को महसूस करते थे और फिर वो मूवमेंट को माउस के केबल के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचा देते थे। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इमेजिन करो, एक छोटा सा बॉल है, एक केबल है और कंप्यूटर के साथ कनेक्शन। लेकिन अब नए जमाने के माउस में ये बॉल नहीं होती है, बल्कि अब ये इस्तेमाल करते हैं लाइट और छोटे सेंसर्स। इन सेंसर्स की कमाल की बात होती है कि ये माउस को टेबल सरफेस के एक छोटे से सेक्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरीके से वायरलेस। हाँ जी, अब वायरलेस माउस आते हैं जो कंप्यूटर से रेडियो वेव्स के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। और यही माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और माउस पर बटन्स भी होते हैं, और एक ट्रेडिशनल पीसी माउस में 2 बटन्स होते हैं, और एक मैकिन्टॉश माउस में, जिसे एप्पल ने इन्वेंट किया है, उसमें एक बटन हुआ करता था। तो ये हमने जान लिया माउस के बारे में। तो चलिए अब अगले डिवाइस में बढ़ते हैं। आजकल के मॉडर्न लैपटॉप्स में अब आप माउस यूज नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। अपने लैपटॉप पर अब आपको देखने मिलेगा कि कीबोर्ड से नीचे की तरफ एक फ्लैट सरफेस होती है और यूजर उस पर मूवमेंट करता है स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए। ये एक तरह से समझिए कि जो हमारा ओरिजिनल माउस था वो अब फ्लैट सरफेस हो गया है। जैसे आप माउस को यूज करते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक करके, वैसे ही इस टच पैड को आप टच करके मूव कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट क्लिक कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कर्सर को कंट्रोल करने का, जो है ट्रैक पॉइंट। ये आपको अक्सर बिजनेस लैपटॉप्स में देखने मिलेंगे। उनके कीबोर्ड पर
कीज के बीच में यानी कि कीबोर्ड के बीच में एक ट्रैक पॉइंट होता है जो दिखने में अक्सर छोटे राउंड बटन की तरह दिखता है। जैसे टच पैड यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए, वैसे ही ट्रैक पॉइंट यूज करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी जब टच पैड है तो फिर ये ट्रैक पॉइंट की क्या जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब है कि यूजर कीबोर्ड पर से हाथ हटाए बिना कर्सर को मूव कर सकता है, जबकि एक यूजर जब टच पैड यूज करता है तो उसे बार बार कीबोर्ड और टच पैड के बीच में स्विच करना पड़ता है। पर ये ट्रैक पॉइंट की वजह से वो टाइप भी कर सकता है और साथ ही साथ कर्सर को भी मूव कर सकता है। ट्रैक बॉल भी एक तरह का माउस है जिसमें एक छोटा सा बॉल होता है माउस के ऊपर की तरफ। आप अपने उंगलियों से इस बॉल को मूव करते हैं और अंदर के रोलर्स इस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर फिक्स होता है, इसलिए इसको चलाने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। आपको बता दूं कि ट्रैक बॉल्स आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ लोग इन्हें माउस की जगह प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास लिमिटेड डेस्क एरिया है या फिर आपको कांस्टेंट हैंड मूवमेंट से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक ट्रैक बॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी स्टेशनरी नेचर की वजह से आपको माउस को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न ट्रैक बॉल्स में भी कुछ ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें रोलर्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे मेंटेनेंस और क्लीननेस में आसानी होती है। जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो आमतौर पर गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कंट्रोलर होता है जिसे हाथ में होल्ड कर सकते हैं और इसमें यूजुअली एक से ज्यादा बटन्स होते हैं। जॉयस्टिक में आप देखेंगे तो एक छोटा सा लीवर होता है जो ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट मूव कर सकता है। इस मूवमेंट को सेंस करके ये डिवाइस कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। इसका बेसिक यूज गेम्स में होता है जहां आप कैरेक्टर को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए करते हैं। आजकल जो मॉडर्न जॉयस्टिक्स आ रहे हैं उनमें और भी कई एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बटन्स आ रहे हैं, हैप्टिक फीडबैक और मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस में ही यूज होते हैं, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन में या फिर मेडिकल मशीन्स को कंट्रोल करने में। इन शॉर्ट, जॉयस्टिक आमतौर पर गेमिंग के लिए यूज किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक चीजों में कंट्रोल करने के काम आता है। अब यहाँ इनपुट डिवाइस में जो पॉइंटिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे वो सारा हमने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होता है जो डिजिटल ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड डिजाइनर है तो उनसे पूछिएगा, ये वो टैबलेट जरूर यूज करते होंगे। इसकी स्क्रीन फ्लैट होती है और स्टाइलस या पेन के टच को फील करती है। इस टैबलेट पर आप डायरेक्टली डिजिटल ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि आप कागज पर करते हैं। हर पेन स्ट्रोक और प्रेशर को टैबलेट सेंस करता है, जिससे डिटेलिंग और शेडिंग भी करना पॉसिबल है। ग्राफिक टैबलेट्स जनरली डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स यूज करते हैं और इसमें कुछ मॉडल्स में हॉट कीज और टच सेंसिटिव बटन्स भी होते हैं जो वर्क फ्लो को और भी स्मूथ बनाते हैं। इन टैबलेट्स को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ टैबलेट्स स्क्रीन के साथ भी आते हैं, जिसमें आप ड्रॉ करते करते स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। स्कैनर आपने कभी ना कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज किया होगा। स्कैनर का यूज किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या फोटोज को डिजिटाइज करने के लिए यूज करते हैं। स्कैनर में एक फ्लैट सरफेस होता है और लेजर टेक्निक का यूज करके किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या फोटो को डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकता है। ये स्कैनर इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर या किसी डिजिटल डिवाइस में सेव करता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैनर पर रख कर स्कैन करते हैं तो उसकी एक डिजिटल फाइल बन जाती है, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। जब चाहे तब उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्कैनर का यूज जनरली ऑफिसेज में या फिर बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर या शेयर करने के लिए होता है। मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर और दूसरे रिलेटेड डिवाइसेस के बीच में
डेटा एक्सचेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल म्यूजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि नोट्स, डायनामिक्स और कंट्रोल कमांड्स को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मिडी डिवाइसेस म्यूजिशियंस और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि ये उन्हें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करके आपस में मेल रखने में मदद करता है। कंट्रोल्स जैसे कीबोर्ड, ड्रम पैड्स, नॉब्स और फेडर्स आते हैं जो फिजिकल इंटरैक्शन के जरिए मिडी सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स फिर मिडी कंपैटिबल इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं। मिडी डिवाइसेस के फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि मिडी केबल्स, यूएसबी या ब्लूटूथ म्यूजिशियंस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से इंटीग्रेट करने और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में आर्टिस्ट के बीच में ये डिवाइस बहुत यूज होता है। बैंक्स चेक्स को प्रोसेस करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि शॉर्ट में समझे तो MICR टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जब आप एक चेक लिखते हैं तो आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेक्स की एक स्पेसिफिक एरिया में जिसे MICR लाइन कहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं। ये कैरेक्टर्स कुछ स्पेशल फॉन्ट्स में ही डिजाइन किए गए होते हैं जिसे सिर्फ एक मशीन ही रीड कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। इमेजिन करिए आप बैंक में हैं और एक चेक डिपॉजिट करने के लिए आए हैं। वहाँ एक MICR रीडर मशीन होता है। ये मशीन चेक के बॉटम पोर्शन को स्कैन करती है जिसे MICR लाइन कहते हैं। इस लाइन में मैग्नेटिक इंक में लिखे गए कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड और चेक नंबर। इस MICR टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मशीन जल्दी और सही चेक की इंफॉर्मेशन को पढ़ लेती है। इससे एरर्स कम होते हैं और ट्रांजैक्शंस सिक्योर बनते हैं। तो जब आप अपने चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो मशीन MICR लाइन को पढ़कर आपके अकाउंट की डिटेल्स को आइडेंटिफाई करती है और ट्रांजैक्शंस को स्मूथली प्रोसेस करती है। इस तरह MICR टेक्नोलॉजी चेक्स की प्रोसेसिंग को और एफिशिएंट और सिक्योर बना रही है। आपने OMR शीट सुना होगा। हम जिस पेज पर MCQs के क्वेश्चन को भरते हैं उसे अक्सर OMR शीट कहा जाता है। इसमें OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि एक स्कैनर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR एक टेक्नोलॉजी है जो स्पेशली डिजाइन की गई है शीट्स या फॉर्म्स को स्कैन और एनालाइज करने के लिए। इसमें शीट्स पर दिए गए बबल्स को आप फिल करते हैं। आप अपने जवाब देते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में यूज होता है। OMR शीट्स पर हर क्वेश्चन के सामने स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिए बबल्स बने होते हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन को फिल करना होता है। जब आपकी फिल शीट को OMR रीडर मशीन में स्कैन किया जाता है तो वो इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके फिल्ड बबल्स को डिटेक्ट करती है। इससे डार्कली फिल्ड बबल्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं और मशीन आपके दिए गए जवाब को आइडेंटिफाई कर लेती है। OMR टेक्नोलॉजी एग्जाम्स और सर्विस को करेक्ट और जल्दी प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल कर पाती है और ह्यूमन एरर्स के चांसेस भी नहीं होते। इसलिए OMR टेक्नोलॉजी एग्जाम्स में काफी यूज होते आ रहे हैं, खास करके स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है इमेजेस और प्रिंटेड या लिखे गए टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील करना जो मशीन एनकोडेड होते हैं। इसका यूज मुख्य रूप से डेटा एंट्री के लिए, यानी डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रिंटेड कागजात, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड रिसीट्स, बिजनेस कार्ड्स। ये एक आम तरीका है जिससे प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा को एडिट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसे मशीन प्रोसेसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, यानी कि टेक्स्ट को स्पीच पे कन्वर्ट करने के लिए। OCR के इस्तेमाल से किसी प्रिंटेड या लिखे गए टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में तब्दील करके
उसे कई तरह के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करती है, जो कि अगर मैन्युअली करना पड़ता तो आप सोचिए कि कितना समय लगता और उसमें ह्यूमन एरर्स भी कितने होते हैं। बारकोड रीडर मशीन को समझने के लिए आइए सबसे पहले बारकोड क्या होता है उसे समझते हैं। बारकोड एक तरीका है, एक माध्यम है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट या आइटम की आइडेंटिटी छुपी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो काउंटर पर बिल बनाते समय हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड बना होता है। इस कोड को बारकोड कहते हैं। इस कोड को एक मशीन से स्कैन किया जाता है जिससे डायरेक्टली बिल पर एंट्री हो जाती है। जिस मशीन से स्कैन करते हैं उसे कहते हैं बारकोड रीडर। ये डिवाइस कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है और इसका इस्तेमाल कोड को पढ़ने और आइटम को पहचानने के लिए किया जाता है। इस तरह से बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज शॉपिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे होता है, जिससे हर एक आइटम को जल्दी और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुरुआत में इन बारकोड्स को लाइंस के बीच के स्पेस और उनकी अलग अलग चौड़ाई के हिसाब से दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में इन्हें स्क्वायर्स, डॉट्स, हेक्सागन और दूसरे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में भी जो 2D फॉर्मेट में होते हैं। इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। दुनिया का पहला बारकोड जो स्कैन हुआ था वो 26 जून 1974 में ट्रॉय, ओहियो की एक सुपरमार्केट में किया गया था। इस बारकोड को स्कैन होने के बाद एक विगलिस नाम की एक च्युइंग गम है जिसको खरीदा गया था। स्पीच रिकग्निशन डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने में इस्तेमाल होता है। ये एक वायर के जरिए कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और इसमें एक माउथपीस लाइक डिवाइस होता है जो ऑडियो को कैप्चर करती है। इस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोले गए शब्दों को या कमांड्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसे समझकर उसका रिस्पॉन्स दे सके। स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस, जिनमें माइक्रोफोन भी शामिल है, इस टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख हिस्सा है। आजकल हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट्स जैसे Amazon Alexa, सिरी, गूगल असिस्टेंट माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनको स्पोकन कमांड्स दी जाती हैं, जैसे आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं या कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, तो ये कमांड वो रिसीव करता है। मोबाइल डिवाइसेस पर भी वॉइस टू टेक्स्ट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है, जिससे वॉइस मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मॉडर्न कार्स में भी आप अपने कार के फीचर्स को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक चेंज करना, नेविगेशन डायरेक्शंस पूछना और कॉल्स रिसीव करना। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में भी इस्तेमाल होता है, जिससे डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स अपने डिवाइसेस को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से माइक्रोफोन और स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ को और भी आसान बना रहे हैं। वेबकैम के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस या वीडियोस कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल कैमरा इनपुट आइटम पर फोकस करता है ताकि फोटो क्लिक की जा सके और फिर उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। इस तरह से वेबकैम आपको कंप्यूटर पर इमेजेस या वीडियोस कैप्चर करने में मदद करता है और इन्हें कंप्यूटर में फीड करता है। ये ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस या फिर अपने कंप्यूटर पर फोटोज और वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।